तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज से हम इस वीडियो सीरीज़ में सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे एक अच्छी वेबसाइट मिली है जिसका नाम है page5.io। और इसमें एक, अगर आप लोग को पता हो, सिस्टम डिज़ाइन की दो बुक्स चलती हैं बाय एलेक्स शू। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सिस्टम डिज़ाइन एलेक्स शू, तो इनकी दो बुक्स चलती हैं और काफ़ी फेमस हैं। सिस्टम डिज़ाइन 1 एंड सिस्टम डिज़ाइन इन 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और ये इंटरव्यू के बेसिस पर है, लेकिन आप लोग सिस्टम डिज़ाइन की अच्छी खासी नॉलेज ये दो बुक्स हैं वो दे देती हैं। इन दो बुक्स के ऊपर एक वेबसाइट मुझे मिली है जिसका नाम है page5.io/सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू बाय एलेक्स शू। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स इन्होंने दे रखे हैं। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलिंग चैप्टर से। ठीक है, तो हम इस पूरे जो बुक्स हैं, इस पूरे बुक्स का निचोड़ इस वेबसाइट में हमें मिल जाएगा। और इस वेबसाइट को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और सब कुछ समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी इस वेबसाइट पे जाके रेफरेंस ले सकते हो। और आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस इत्मीनान से बैठ जाना है और जो जो मैं समझाता जाऊँ उसको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर हमें कुछ दिक्कत आएगी तो कुछ दिक्कत मतलब कि अगर हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम चैट जीपीटी का वहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं भी यहाँ पे पढ़ूंगा, मैं भी यहाँ पे पढ़ता जाऊंगा और आप लोग को भी यहाँ पे बढ़िया से पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है स्केलिंग। तो चैप्टर 1, स्केलिंग। स्केल फ्रॉम 0 to million ऑफ यूजर्स। कि मान लो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो और आपको अपने ऐप को, कोई ऐप बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो और आपको उसको स्केल करना है 0 to millions ऑफ यूजर्स, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये जो करेंट टॉपिक है ये उस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। स्केलिंग अ सिस्टम टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तो हम सबको पता है कि एक स्केलेबल सिस्टम बनाना, एक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं होता। कि नॉर्मल जो आप यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स देखे हों जो काफ़ी एजुकेटर्स डालते हैं, तो वो मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा। लेकिन वो चीज़ प्रोडक्शन रेडी बहुत कम लोग बता पाते हैं। कि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम का ट्यूटोरियल उन्होंने बनाया और उस वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को हैंडल कर पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कि 4 से 5 घंटे के कोर्स में वो आ ही नहीं सकता। उसमें जैसे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, कहीं भी कुछ भी फट जाता है। ठीक है, एकदम से बहुत सारे यूजर्स आ गए तो हमारा जो ऐप है वो फट जाएगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत आई, उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आइटरेटिव जर्नी रिक्वायरिंग रिफाइनमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। हर समय हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें ऑप्टिमाइजेशन उसमें लगानी ही पड़ती है। कि पेज हमारा 1 मिलियन ऑफ यूज़र्स एक साथ हमारे वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो पेज हमारा लोड नहीं हो पा रहा है या फास्ट लोड नहीं हो पा रहा है या यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो सब कुछ हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। ये एक आइटरेटिव जर्नी है, ये इसका कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, फिक्स्ड स्टेप्स या फिर कह लो फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो और आपका जो सिस्टम है वो एक प्रोडक्शन रेडी बन जाएगा और आपका जो सिस्टम वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई बुक नहीं है। ये एक आइटरेटिव जर्नी है जो कि आप एक ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू ही उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अगर आप लोगों, अब शायद आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। ठीक है, दिस चैप्टर आउटलाइंस हाउ टू बिगिन विद अ सिंगल सर्वर सेटअप एंड स्केल द आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप टू हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स। कि स्टार्टिंग में जब आप अपने ऐप बनाते हो तो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत सारे सर्वर्स एक बार में ही सेटअप कर देते हो। सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो सिंगल सर्वर से होती है। और जैसे जैसे हमारा ऐप बढ़ता जाता है, हम अपने सर्वर्स को, अपने ऐप के सर्वर्स को और बढ़ाते जाते हैं, इसको और स्केल करते जाते हैं। और उसी तरह से हमारा जो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता रहता है जिससे कि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाए। तो यही लिखा है इसने कि हमने स्टार्ट किया सिंगल सर्वर सेटअप से एंड स्केल द आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप टू हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स। अब सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पे सिंगल सर्वर सेटअप। इनिशियली ऑल कंपोनेंट्स, चाहे वेब ऐप हो गया या डेटाबेस हो गया, कैशे हो गया, रन ऑन अ सिंगल सर्वर।
ठीक है। तो ये सब एक सिंगल सर्वर पे ही रन करते हैं इनिशियली, मतलब कि आपने जस्ट अपना ऐप बनाया ही बनाया है और उसका इनिशियल फेज चल रहा है। अभी आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, 10,000 यूज़र, 20,000 यूज़र, ऐसे नहीं है आपके पास। मान लो 1,000 2,000 यूज़र्स हैं और आपका इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आपने अपना एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया है। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि जो हमारा यूज़र है वो आपके ऐप को वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकता है या मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकता है। जब वो आपकी वेबसाइट को www.mysite.com को अपने सर्च बार में पेस्ट करेगा, तो जो क्लाइंट, जो लैपटॉप है या जो क्लाइंट है, वो हमारे वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेगी कि ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने ये हमारा वेबसाइट डाली है और इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स वेब ब्राउज़र को मिल जाएगा या अकॉर्डिंगली मोबाइल ऐप को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये वाली चीज़ भी आती है, डीएनएस वाली। अब इसको मैं आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको उठा करके पेस्ट करूँगा चैट जीपीटी पे। ठीक है, और उससे समझने की हम कोशिश करेंगे। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो सर्च बार में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं या तो google.com, ठीक है, या लिखते हैं हम chat.com, चैट जीपीटी खोलने के लिए, या फिर instagram.com, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो instagram.com है, ये google.com है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए ही नेम्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली जो वेब सर्वर्स होते हैं वो इन सारे नेम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि google.com आखिर है क्या चीज़। तो नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे google.com जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सबसे पहले जाएगी यहाँ पे डीएनएस सर्वर के पास। जैसे कि यहाँ पे कोई भी api.mysite.com अगर यूज़र ने सर्च बार में लिखी है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस पे, और डीएनएस फिर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है, और जो भी मैच आईपी एड्रेस मैच होगा वो एज अ रिस्पॉन्स में आएगा मोबाइल ऐप को, और फिर उसके बाद उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वेब सर्वर हमारा हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन। ओके, तो वही इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट फ्लो बताया है कि यूज़र एक्सेस द एप्लीकेशन वाया डोमेन नेम। तो इसको भी हम समझेंगे, पहले देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है। चैट जीपीटी बोल रहा है, दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स हाउ अ यूजर्स ऐप और ब्राउजर कनेक्ट्स टू अ बैकएंड सर्वर यूजिंग अ डोमेन नेम एंड डीएनएस। तो स्टेप बाय स्टेप इसने फ्लो बताया है कि यूज़र ने अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन किया या फिर ऐप ओपन किया। द यूज़र कैन यूज़, यूज़र वेब ब्राउज़र पे भी हो सकता है या मोबाइल ऐप पे भी हो सकता है, और दोनों में ही जो सिस्टम है वो तो सेम ही काम करता है। ठीक है, बोथ नीड टू कम्युनिकेट विद अ बैकएंड सर्वर, क्योंकि हमें जो डेटा है, जो डेटा चाहिए, वो तो एक तरह से बैकएंड सर्वर से ही आएगा ना। तो जो वेब ब्राउज़र है, जो मोबाइल ऐप है, उनको बैकएंड सर्वर से ही कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, तो जो यूज़र है वो www.mysite.com को यहाँ पे डालेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इन द डायग्राम कि उसने www.mysite.com एग्जाम्पल में दे रखा है, और या फिर यूज़र ने डाला होगा कुछ ऐसा। ठीक है, एंड दीज आर ह्यूमन रीडेबल नेम्स, कंप्यूटर्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट यूजिंग नेम्स लाइक दिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कंप्यूटर्स हैं वो, उनको ये नेम समझ में नहीं आता कि www.mysite.com ये आखिर है क्या चीज़, कंप्यूटर को नहीं पता। तो उनको क्या चीज़ समझ में आती है, उनको आईपी एड्रेस समझ में आता है। एग्जाम्पल 142.250.183.14, ऐसे करके कुछ कुछ नंबर्स उनको समझ में आते हैं। तो सबसे पहले डीएनएस कन्वर्ट करता है डोमेन को आईपी एड्रेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस के पास, और जो भी उसका करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा वो रिजॉल्व होके हमारे क्लाइंट के पास आएगा। तो डीएनएस ने रिजॉल्व कर दिया डोमेन को आईपी एड्रेस से। तो ब्राउज़र ऐप आस्क्स डीएनएस, जो हमारा ब्राउज़र है वो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को आस्क करेगा, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ दिस api.mysite.com का आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस क्या रिस्पॉन्ड करेगा, डीएनएस को उसके करेस्पॉन्डिंग सर्वर आईपी एड्रेस से रिस्पॉन्ड करेगा। डीएनएस आखिर है क्या, डीएनएस इज बेसिकली द इंटरनेट्स फ़ोन बुक। ये एक फ़ोन बुक है कि ऐसे समझो, एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने
फ़ोन बुक देखिए, फ़ोन बुक में जैसे अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम के करस्पॉन्डिंग मेरा एड्रेस लिखा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग मेरा फ़ोन नंबर लिखा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई लड़का है राम, ठीक है, तो राम के करस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस लिखा होगा और उसका फ़ोन नंबर लिखा होगा। अब जो इंसान है, जो हम यूज़र्स हैं, जो हम एज अ ह्यूमन, हम लोग हर किसी का एड्रेस याद नहीं रख सकते, हर किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं रख सकते, लेकिन हमें नाम याद रह जाते हैं कि मेरा दोस्त राम है, मेरा दोस्त श्याम है। अब मान लो मेरे पास वो फ़ोन बुक है और मुझे पता है कि मेरा जो दोस्त है उसका नाम श्याम है, उसका नाम राम है। तो मैं फ़ोन बुक में जाऊँगा, राम, जो राम नेम है उसको सर्च करूँगा और उससे करस्पॉन्डिंग एड्रेस को उठाऊँगा या फ़ोन नंबर को उठाऊँगा, और अगर मुझे फ़ोन नंबर मिलाना है तो मैं उसके फ़ोन नंबर को यहाँ से डायल कर लूँगा। तो यही सेम चीज़ अ, इसमें डीएनएस के साथ होती है, क्योंकि डीएनएस इज़ बेसिकली द इंटरनेट फ़ोन बुक। तो डीएनएस में क्या होता है कि www.google.com और इसके करस्पॉन्डिंग इसका आईपी एड्रेस, ठीक है, और सिमिलरली www.amazon.com, इसकी करस्पॉन्डिंग इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डीएनएस के पास उसकी फ़ोन बुक में कुछ इस तरह से लिखा रहता है। ओके, ब्राउज़र ऐप कनेक्ट टू द सर्वर आफ्टर गेटिंग द आईपी एड्रेस। एक बार डीएनएस से उस हमारे ब्राउज़र को एक बार आईपी एड्रेस मिल गया तो ब्राउज़र कनेक्ट करेगा हमारे वेब सर्वर को, ब्राउज़र कनेक्ट्स टू द वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने बताया कि एक बार हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया तो ब्राउज़र उसके बाद वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा उस आईपी एड्रेस की मदद से। मोबाइल ऐप ऑल्सो कनेक्ट्स टू द वेब सर्वर, मोबाइल ऐप भी वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा यूजिंग दैट आईपी एड्रेस। द सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट, लाइक सर्वर के पास कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, गेट स्लैश होम, पोस्ट स्लैश लॉगिन, गेट स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट स्लैश होम है ये गेट रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को गेट कर रहे हैं। पोस्ट लॉगिन मतलब कि यहाँ पे हम डेटा कुछ भेज रहे हैं वेब सर्वर पे, इसलिए हमने पोस्ट यूज़ किया है। और गेट प्रोडक्ट्स मतलब कि स्लैश, जो स्लैश प्रोडक्ट्स जो राउट है, यहाँ से डेटा को उठाकर ले आओ। ओके ओके, तब अगला टॉपिक आता है यहाँ पे, वाई टू डोमेन्स। द डायग्राम शोज माई साइट डॉट कॉम यूजली यूज फॉर फ्रंट एंड वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट पेजेस। ओके, तो डायग्राम ने क्या दिखा रखा है कि माई साइट डॉट कॉम उसने दिखा रखा है, और इसको हम नॉर्मली जो है उसको हम फ्रंट एंड वेबसाइट्स पे लिखते हैं, एग्जांपल www.amazon.com। लेकिन जो दूसरी साइट इन्होंने दे रखी है api.mysite.com, जिन्होंने दूसरी साइट यहाँ पे दे रखी है, इसको ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, ये यूजुअली यूज़ होता है फॉर बैक एंड एपीआईज, या फिर फॉर जेसन डेटा, या फिर फॉर मोबाइल ऐप कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि जो नॉर्मली एपीआईज हम लोग बनाते हैं, अगर आप लोगों ने एपीआईज बनाई हो तो नॉर्मली हम इस फॉर्मेट में बनाते हैं, हम उसको इस फॉर्मेट में नहीं बनाते। ये तो हमारा फ्रंट एंड का डोमेन नेम हो गया मेन, लेकिन जो हमारी एपीआईज बनती हैं वो इस फॉर्मेट में बनती हैं, इस फॉर्मेट में नहीं बनती। ओके, इसलिए इसने बोल रखा है यहाँ पे फॉर यूज फॉर बैकएंड एपीआईज, फॉर यूज फॉर जेसन डेटा, यूज फॉर मोबाइल ऐप कम्युनिकेशन। एग्जांपल api.spotify.com। अब यहाँ पे इन्होंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिया है कि मान लो आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे instagram.com पे यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि आस्क डीएनएस ब्राउज़र, जैसे कि हम जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा instagram.com और हमने यहाँ पे एंटर किया, तो एंटर करने पे क्या होगा कि जो हमारा ब्राउज़र है या जो हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे भी हम इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हैं, वो सबसे पहले डीएनएस से पूछेगा कि api.instagram.com का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, मान लो डीएनएस ने कुछ आईपी एड्रेस रिजॉल्व किया और जो आईपी एड्रेस रिटर्न किया वो ये था। उसके बाद जो हमारा जो एप्लीकेशन है, जो क्रोम ब्राउज़र है, वो क्रोम ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, और इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे क्या कौन बैठा है, हमारा सर्वर बैठा है। और करेस्पॉन्डिंगली अकॉर्डिंगली हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा हमारे इस क्रोम ब्राउज़र को विद पोस्ट्स, विद मैसेजेस, विद नोटिफिकेशंस। ठीक है, जिस जो भी एपीआई हमने हिट करी होगी करेस्पॉन्डिंगली उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डीएनएस है वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है,
डोमेन नेम सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेसेस होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मशीन और सर्वर एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं आईपी एड्रेस। वेब सर्वर क्या है? ये एक मशीन से, एक मशीन कह लो, प्रोग्राम कह लो, जो कि रिक्वेस्ट्स को रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है और उसके बाद रिस्पॉन्सेज सेंड कर देता है। कुछ एग्जांपल इन्होंने वेब सर्वर के दे रखे हैं, जैसे कि NGINX, Nginx, अपाचे, नोड.js सर्वर, ASP.NET, स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये हमारा इतना हमने समझ लिया इस डायग्राम। आई होप अब आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे लिखी होगी कि रिक्वेस्ट फ्लो क्या है? यूज़र एक्सेस द एप्लीकेशन वाया डोमेन नेम। ठीक है, जो यूज़र है वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है यूजिंग इट्स डोमेन नेम, जैसे कि api.mysite.com। ये तो हमारा एपीआई का नेम हो गया, लेकिन नॉर्मली यूज़र कैसे क्या सर्च करेगा? www.mysite.com। उसके बाद जो डीएनएस है वो अ, जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व टू आईपी एड्रेसेस यूजिंग डीएनएस। आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर इज रिटर्न टू द ब्राउज़र। जो डीएनएस है वो आईपी एड्रेस को यहाँ से रिटर्न करेगा वेब ब्राउज़र पर और मोबाइल ऐप पर। उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर सेंड टू द वेब सर्वर। उसके बाद जो जो भी हमें रिक्वेस्ट करनी है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर जो भी उस आईपी एड्रेस पर जो भी वेब सर्वर बैठा है उस पर वो रिक्वेस्ट होगी। और वही फिर अब वेब सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट आई, वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी देगा, विच तो हमारा वेब सर्वर क्या रिटर्न करता है? HTML और जेसन रिस्पॉन्सेज वो रिटर्न करता है। ठीक है, अब ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। वेब एप्लीकेशंस यूज सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा फॉर बिजनेस लॉजिक एंड क्लाइंट साइड लॉजिक। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके चैट जीपीटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन। अब ये क्या कह रहा है कि दिस इज डिस्क्राइबिंग हाउ वेब एप्स एंड मोबाइल एप्स जनरेट ट्रैफिक टू अ सर्वर एंड हाउ दे कम्युनिकेट विद बैकएंड सिस्टम्स। ठीक है, तो वेब, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब एप्लीकेशंस की। एक वेब एप्लीकेशन एक ऐसी, वेब एप्लीकेशन का मतलब है वेबसाइट। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ब्राउज़र क्या हो गया? क्रोम ब्राउज़र हो गया। जैसे कि यूट्यूब एक वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ youtube.com, तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। जीमेल हो गया, अमेजोन हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब वेब ऐप हैज़ टू मेजर पार्ट्स। एक वेब एप्लीकेशन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड, और दूसरा पार्ट सर्वर साइड, बैक एंड। ठीक है, दिस रन्स इनसाइड द यूजर्स ब्राउजर। यूजर्स ब्राउजर मतलब कि हमारा यूजर जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी हमारा यूजर है, तो जो क्लाइंट साइड है ये यूज़र के ब्राउज़र पर रन होता है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं? HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। और इसका पर्पस क्या होता है कि यूज़र को एक यूआई दिखाना। जैसे कि मैं अभी यूआई यहाँ पे देख रहा हूँ, तो एक तरह से क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड मतलब कि मैं एज अ यूज़र, और जो सर्वर साइड है वो हमारा बैक एंड हो गया, जो कि यूज़र को विजिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बटन्स हमें शो करने हैं, फॉर्म्स शो करने हैं, एनिमेशंस शो करने हैं, हैंडल यूज़र इंटरेक्शन करना है। ठीक है, और इसका एग्जांपल दे दिया, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट व्हेन यूजर क्लिक्स। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है सर्वर साइड का, बैकएंड। ओके, तो यहाँ पे सर्वर साइड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं? हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। पाइथन की मदद से अपना बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। जावा की मदद से बना सकते हैं। नोड.js की मदद से बना सकते हैं। C# की मदद से बना सकते हैं। गो, PHP, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी मदद से हम सर्वर साइड बैकएंड बना सकते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना, डेटाबेस ऑपरेशंस को हैंडल करना, ऑथेंटिकेशन को हैंडल करना, पेमेंट प्रोसेस करना, एपीआई हैंडलिंग करना। तो ये जो सारा सारा मेन काम होता है, जो कि सारा सारा ब्रेन वाला काम होता है, जिसमें दिमाग लगाना होता है। तो एक तरह से सर्वर साइड क्या होता है? बैकएंड हमारा एक दिमाग होता है। जो फ्रंट एंड है वो तो सिर्फ यूआई को शो यूआई को क्लाइंट को शो करवाता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, जो मेन चीज़ जहाँ पे सारे के सारे लॉजिक लिखे रहते हैं, वो हमारा सर्वर साइड है। ओके, अब बिजनेस लॉजिक का क्या मतलब है? बिजनेस लॉजिक मीन्स द एक्चुअल रूल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे कि इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक बैंकिंग ऐप है, तो इसका बिजनेस लॉजिक क्या है? चेक बैलेंस बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर होने से पहले बैलेंस चेक कर लो।
ई कॉमर्स ऐप है, इसका बिजनेस लॉजिक क्या है, कैलकुलेट डिस्काउंट, ये भी हमारा सर्वर साइड पे होता है, ये भी हमारा सर्वर साइड पे होता है। इंस्टाग्राम, इसका बिजनेस लॉजिक क्या है कि डिसाइड विच पोस्ट टू शो, कि यूज़र को कौन सी पोस्ट दिखानी है, ये हमारा सर्वर साइड पे इसका लॉजिक लिखा हुआ होता है। फूड ऐप में इसका बिजनेस लॉजिक क्या है, कैलकुलेट डिलीवरी चार्ज, दिस लॉजिक यूजुअली लिव्स ऑन द बैकएंड सर्वर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब कंप्लीट वेब एप्लीकेशन फ्लो देख लेते हैं। कि जैसे यूज़र ने amazon.com वेबसाइट ओपन करी, तो ब्राउज़र ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट डाउनलोड कर ली, फ्रंट एंड ने UI को दिखा दिया, और जैसे यूज़र क्लिक करता है बाय नाउ पे, जो जावास्क्रिप्ट है वो रिक्वेस्ट भेजती है सर्वर पर कि पोस्ट स्लैश परचेज। बैकएंड हमने क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बैकएंड सर्वर लॉजिक है वो चेक करेगा कि क्या जो यूज़र जिस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है, क्या वो स्टॉक में अवेलेबल है। अगर यस, तो हम उसकी पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, और उसका जो ऑर्डर है उसको डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, और उसको एज अ ओके रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली, जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो चुका है, और आपका जो प्रोडक्ट है आपको 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की। ये क्या कह रहा है कि मोबाइल एप्स वर्क अ लिटिल डिफरेंटली, इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग वेब पेजेस दे डायरेक्टली टॉक टू बैकएंड एपीआईज। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप में हम वेब पेजेस को रेंडर नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली बैकएंड एपीआई से बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम ऐप, स्विगी ऐप, व्हाट्सएप। ठीक है, कम्युनिकेशन मेथड यहाँ पे क्या होता है, जो मोबाइल ऐप्स होती हैं वो यूजुअली कम्युनिकेट करती हैं यूजिंग HTTP। HTTP क्या है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। एग्जांपल, गेट स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल। जेसन फॉर्मेट में जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल ऐप्स यूजुअली कम्युनिकेट यूजिंग जेसन। जेसन क्या है, एक लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, एग्जांपल रिस्पॉन्स क्या है, नेम वरुण, एज 25। JSON is popular because it is small in size, easy to parse and language independent। अब मोबाइल ऐप का फ्लो क्या होता है कि यूज़र ने बाय नाउ पे क्लिक किया, और जो हमारी ऐप है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी वेब सर्वर पे, गेट स्लैश फीड। यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे फीड लिखा हुआ है। तो यूज़र ने अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन किया, तो जो हमारी ऐप है उसने HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजी। कौन सी रिक्वेस्ट भेजी होगी, स्लैश फीड भेजी होगी। फिर स्टेप 2 आएगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और अकॉर्डिंग टू द यूज़र, किसने वो रिक्वेस्ट, किसके ऐप से वो रिक्वेस्ट आई है, उसका अकॉर्डिंग टू दैट यूज़र, कस्टमाइज्ड टू दैट यूज़र्स प्रेफरेंस, उसकी फीड वहाँ पे शो होने लगेगी। उसके अकॉर्डिंग, यूज़र के कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सर्वर है वो सारी पोस्ट उसकी फीड में शो करेगा। बैकएंड क्या करेगा, फैच करेगा डेटा फ्रॉम डेटाबेस, और सर्वर एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा कि पोस्ट कि यूज़र एलेक्स, कैप्शन हेलो, कि ये वाला पोस्ट में यूज़र को दिखाना है। मोबाइल क्या करता है, जेसन को यूआई में कन्वर्ट करता है, तो उसका फ्रंट एंड पे लिखा जाता है कि कैसे हम जेसन को यूआई में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमें वो पोस्ट स्क्रीन पे दिखने लगती है। अब ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है, वाई मोबाइल ऐप्स प्रिफर जेसन, कि मोबाइल ऐप्स में जेसन क्यों प्रेफर होता है। तो कंपेयर टू फुल HTML पेजेस, वेबसाइट में क्या हो रहा था कि फुल HTML पेजेस हम लोग जो वेबसाइट जो बैकएंड है वो फुल HTML पेजेस बैकएंड एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था। लेकिन मोबाइल ऐप्स में क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न हो एज अ रिस्पॉन्स होके आता है बैकएंड से। और जेसन क्यों है, क्यों हम यहाँ पे जेसन प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जेसन एक लाइटर, बहुत ही लाइट डेटा जो भी स्टोर करता है वो भी लाइट वे में स्टोर करता है, बहुत फास्ट होता है, और ईजियर होता है ऐप्स को उसको डिकोड करना, उसको यूआई पे शो करवाना। मोबाइल ऐप्स ऑलरेडी हैव देयर ओन यूआई कंपोनेंट्स, मोबाइल ऐप्स के पास अपने खुद के यूआई कंपोनेंट्स होते हैं, उनके पास डेटा की ज़रूरत होती है, और डेटा के करस्पॉन्डिंग जो यूआई है वो अकॉर्डिंगली उस डेटा को यूज़र के ऐप में शो कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसने डिफरेंस बताया है
और यहाँ पे सिंपल विजुअलाइजेशन है। तो ये सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं। वेब एप्लीकेशंस यूज़ सर्वर साइड लैंग्वेजेस, जैसे कि हमने देखा था कि जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे पाइथन जावा को यूज़ करते हैं फॉर बिजनेस लॉजिक, एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो गई, एचटीएमएल हो गई फॉर प्रेजेंटेशन। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर यूजिंग एचटीटीपी एंड जेसन फॉर लाइट वेट डेटा एक्सचेंज। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो सेक्शन 2 है इसका, डेटाबेस सेपरेशन, इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।